चलिए शुरू करते हैं आपका चैप्टर नंबर 6 इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का, जिसका नाम है वेजेस एंड इंसेंटिव स्कीम्स। हिंदी में इसको बोल देते हैं वेतन और प्रोत्साहन योजनाएं। बेसिकली किसी ने आपके लिए काम किया तो एक तो होता है कि सिर्फ आपने उतना पे किया, उसको बेसिक पे किया जितनी उसकी सैलरी थी, है ना। कि आपने उससे तय किया कि भाई मैं आपको 15,000 रुपये महीना दूंगा, तो आप 15 ही उसको दे रहे हैं। उसके साथ साथ उसका प्रोत्साहन करने के लिए आपने उसको इंसेंटिव दे दिया। उसको क्या बोल देते हैं, इंसेंटिव दे देते हैं, जिससे इंसान का क्या है, मनोबल बढ़ता है, वो और ज्यादा काम करता है, वो और ज्यादा मेहनत करता है कि मैं इंसेंटिव अगले महीने से और ज्यादा लूंगा। तो 15 की जगह उसने 17 कमा लिए, 18 कमा लिए। उससे क्या बढ़ता है, उसका जो आपका मनोबल है वो और ज्यादा बढ़ता है, वो पैसे कमाने की जो इच्छा है उसकी और ज्यादा बढ़ जाती है। अब देखिए इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है, सबसे पहले ये देख लेते हैं, सिलेबस देख लेते हैं। सबसे पहले तो सबसे पहले हमें इंट्रोडक्शन टू वेजेस पढ़ना है, मजदूरी का परिचय। वेजेस बेसिकली सैलरी बोल दीजिए, वेतन बोल दीजिए, मजदूरी बोल दीजिए, सब लोग मजदूरी है ना। कुछ डायरेक्ट लेबर में आते हैं, कुछ इनडायरेक्ट लेबर में आते हैं, लेकिन ऑल दो कर सब मजदूरी रहे हैं जो जॉब कर रहे हैं। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना। सब लोग ये चाहते हैं नहीं मजदूरी मत बोलना, इसको कुछ और बोलना, थोड़ा स्टैंडर्ड लगना चाहिए, लेकिन है मजदूरी भाई। ठीक है। वेज पेमेंट फॉर डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट लेबर, वेज पेमेंट प्लान्स एंड इंसेंटिव्स, वेरियस इंसेंटिव प्लान्स, इंसेंटिव फॉर डायरेक्ट इनडायरेक्ट लेबर। तो ये छोटा सा चैप्टर है, ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, और इसको बड़ा कंसाइज करके मैंने इसका जो नोट्स है वो बना दिया है ताकि एग्जाम में आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिले। ठीक है। अब देखो इधर सबसे पहले इंट्रोडक्शन क्या है वेजेस का, मजदूरी का परिचय क्या है वो चीज। तो श्रमिकों को उनके काम या सेवाओं के लिए जाने वाला भुगतान क्या कहलाता है, वेज कहलाता है। जो उन्होंने काम किया है, जो भी पर्सन ने काम किया है, उसको आपने जो पे किया है वो क्या है, वेजेस है। तो वेजेस सबसे पहले आपको समझ में आ गया, यहाँ पे ये वर्ड जो है वेजेस, ये आप क्लियर हो जाना चाहिए। क्या है, सिंपल सा है कि श्रमिक जो कि वर्कर है आपका, को उनके काम या सेवाओं के लिए किए जाने वाला भुगतान क्या कहलाता है, आपका वेज कहलाता है। वेजेस आर पेमेंट्स मेड टू वर्कर्स फॉर देयर वर्क और सर्विसेज। इतना सा वर्ड है बस वेजेस, कि किसी ने आपके लिए कोई काम किया और आपने क्या किया, उसको उसका पे कर दिया, वो क्या कहलाता है, वेज कहलाता है। ठीक है। ये खाने वाला वेज नहीं है ना। कभी वेज समझ लो इसको, सब्जी दे दो उसे उठा करके। ये एक नियोक्ता यानी कि एम्प्लॉयर और कर्मचारी यानी कि एम्प्लॉय के बीच रोजगार संबंध का एक प्रमुख घटक है। भाई आपको जो पर्सन जॉब दे रहा है और जिसके लिए आप काम कर रहे हैं, अगर वो आपको पैसे नहीं देगा तो क्या आप उसके लिए काम करेंगे? नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे, है ना। तो ये जो मनी है, मनी एक मीडियम की तरह काम करती है, बेसिकली कहने का मतलब ये है। तो और कनेक्ट करती है एम्प्लॉयर को एम्प्लॉय से। तो प्रत्येक श्रम के लिए मजदूरी या भुगतान किया जा सकता है जो कि उत्पादन प्रक्रिया में प्रत्यक्ष रूप से शामिल है, या प्रत्येक श्रम के लिए मजदूरी का भुगतान किया जा सकता है जो उत्पादन प्रक्रिया में सहायता करता है। भाई आप किसी को पैसे नहीं देंगे, आप कहेंगे भाई फ्री काम करिए मेरे लिए, क्या वो काम करेगा? हो सकता है आपके लिए एक दिन 2 दिन काम कर भी दे, लाइफ टाइम काम नहीं करेगा। लेकिन अगर आप उसको बहुत अच्छा पैसा पे कर रहे हैं तो वो जिंदगी भर भी आपके लिए काम कर सकता है। वही बात यहाँ पे बोल रहा है कि उत्पादकता में बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए। जितना आप पैसा बढ़ाते जाओगे उतना अच्छा काम आपको मिलता जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अब आदर्श मजदूरी भुगतान प्रणाली के लक्षण क्या है, एसेंशियल्स फॉर आइडल वेज पेमेंट्स क्या है। तो सबसे पहला आता है फेयरनेस। सबसे पहले क्या आता है, फेयरनेस, न्याय संगत। न्याय संगत क्या है, मजदूरी उचित और समान होनी चाहिए। लिंग, जाति, आयु या किसी अन्य कारक के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। सिस्टम को समान काम के लिए समान वेतन प्रदान करना चाहिए। सबसे पहले आपके सिस्टम के अंदर कोई भी भेदभाव ना हो। लिंग यानी कि मेल फीमेल्स के लिए अलग अलग ना हो, है ना। जाति को लेकर के कोई ना हो, कास्ट को लेकर के ना हो कि तू ये है तो ये करेगा, तू ये है तो ये करेगा, नहीं, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आयु, एज को लेकर के बिल्कुल आपका जो है वो भेदभाव नहीं होना चाहिए सिस्टम के अंदर। मतलब कि एकदम फेयर सिस्टम आपका जो वर्कशॉप है, जो आपका वर्क प्लेस है, वहां पर होना चाहिए। ठीक है, इसको कहते हैं फेयरनेस, न्याय संगत। दूसरा, क्लियरिटी एंड ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। तो स्पष्टता और आपकी पारदर्शिता होनी चाहिए आपकी वर्क प्लेस में। वो कैसे होगी, वो होगी वेतन भुगतान प्रणाली स्पष्ट और पारदर्शी होनी चाहिए, यानी कि कर्मचारियों को पता हो कि भाई इसकी सैलरी इतनी है, इसकी सैलरी इतनी है, इसकी इतनी है। ठीक है, ये और ये चीज ओपन होनी चाहिए बिल्कुल कि भाई तुम्हारी सैलरी इतनी है, तुम्हारी इतनी है, तुम्हारी इतनी है।
ये ना हो कि मैं तेरे को इसको काम करने दे, मैं तेरे को चुपके से इतने दे दूंगा। ये बहुत होता है इंडस्ट्रीज में, तो ये नहीं करना चाहिए। आपकी क्या होना चाहिए, एकदम स्पष्ट होनी चाहिए और पारदर्शिता होनी चाहिए। आगे देखते हैं, कर्मचारियों को आसानी से ये समझने में सक्षम होना चाहिए कि उनके वेतन की गणना कैसे की जाती है और उनका प्रदर्शन उनके वेतन को कैसे प्रभावी करता है। तो ये बहुत बड़ा रोल है कि भाई सबसे पहले ये पता हो। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि भाई मेरे साथ भेदभाव किया जा रहा है, सोचते हैं ना, सबसे बड़ा वर्ड ये आता है निकल करके, भेदभाव किया जा रहा है, इसलिए मेरी सैलरी नहीं बढ़ रही, मेरा प्रमोशन नहीं हो रहा। नहीं, आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी सैलरी कैसे मिलती है, आपकी सैलरी कब बढ़ेगी, आपका प्रमोशन कब होगा, ये सब चीजें आपको स्पष्ट होनी चाहिए। उसके बाद टाइमलाइन, समयबद्धता, मजदूरी का भुगतान बिना किसी देरी या विसंगतियों के समय किया जाना चाहिए, है ना। तो पर किया जाना चाहिए, यहाँ पे पर लिख लेना, समय पर किया जाना चाहिए। क्या है बेसिकली कि आपकी जो सैलरी है, जैसे अगर इस महीने आपने काम किया, आपने 1 से 30 तारीख तक काम किया, 1 से 30 तारीख तक काम किया, तो जो अगला महीना आएगा उसकी 7 तारीख तक आपकी सैलरी आपके अकाउंट में आ जानी चाहिए, आपकी सैलरी आपके अकाउंट में आ जानी चाहिए। लेकिन कंपनीज क्या करती हैं, 12-15 तक डालती है, कोई कोई कंपनी 18 तारीख तक भी डालती है। वो ये कोशिश करते हैं कि जो महीना इन्होंने काम किया है, इस महीने को हम किसी ना किसी तरीके से होल्ड कर लें, ठीक है, ताकि आप छोड़कर भी भागे तो आपका नुकसान हो, उनका नुकसान ना हो। तो ये चीजें जो है वो वर्क प्लेस में होनी चाहिए, टाइमलाइन अच्छी होनी चाहिए। आगे देखते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, लचीलापन होना चाहिए। कार्यबल में या बाजार की स्थितियों में बदलाव, जैसे मुद्रास्फीति या कुछ कुशल की मांग में बदलाव को समायोजित करने के लिए प्रणाली पर्याप्त लचीली होनी चाहिए। तो फ्लेक्सिबिलिटी आपकी जो वर्कशॉप है उसमें होनी चाहिए। उसके बाद 5वां आ जाता है कॉस्ट इफेक्टिवनेस, लागत प्रभाविकता, कॉस्ट जो है इफेक्टिवनेस होनी चाहिए। बिना किसी अनावश्यक प्रशासनिक लागत के नियोक्ता के लिए सिस्टम लागत प्रभावी होनी चाहिए, ठीक है। तो इन सब चीजों का जो ये 5 पॉइंट्स है, इनका आपको ध्यान रखना है। उसके बाद मोटिवेशनल हो, कोई भी इंसान जो आपके पास काम कर रहा है उसका जो प्रेरणादायक है वो बना रहना चाहिए, वो प्रेरणा से काम करे, ठीक है। वो इस तरीके से काम ना कर रहा हो आपकी वर्कशॉप के अंदर कि सर मेरे को तो समझ नहीं आ रहा, बस झेलना पड़ रहा है ना, मजबूरी है काम तो करना। नहीं, अगर वो इस तरीके से काम करेगा कि मुझे अच्छा लगता है, तो उसके बहुत सारे फायदे होंगे। पहला, वो टाइम से आएगा, वो ज्यादा काम करके जाएगा, प्रोडक्टिविटी भी बढ़ाएगा, अच्छे से भी काम करेगा। तो वो सब चीजें अगर आपने मेंटेन की हुई है तो आपका जो प्रोडक्टिविटी है वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। मेन मोटिव क्या है हमारा, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना। पूरा जो आपका सब्जेक्ट है ना, ये पूरा सिर्फ इस वर्ड के चारों ओर घूमता है, उत्पादकता के। पूरा सब हर कंपनी को क्या चाहिए भाई, प्रोडक्टिविटी ज्यादा चाहिए, प्रॉफिट ज्यादा चाहिए, पैसे सबको ज्यादा कमाने हैं, सबको बड़ा बनना है। तो वो पूरा जो सब कुछ, पूरा जो सब्जेक्ट है वो इस वर्ड के चारों तरफ घूम रहा है, प्रोडक्टिविटी के। तो सिस्टम को कर्मचारियों को अपने प्रदर्शन में सुधार करने और संगठन की सफलता में योगदान देने के लिए प्रेरित करने के लिए डिजाइन किया जाना चाहिए। उसके बाद कंप्लायंस, अनुपालन। अनुपालन में क्या होता है वो समझिए। अनुपालन सिस्टम को न्यूनतम वेतन आवश्यकताओं और ओवरटाइम वेतन कटौती और करों के संबंधित कानूनों सहित सभी कानूनी और नैतिक दिनादर्शों का पालन करना चाहिए। यानी कि अगर कोई एक्स्ट्रा काम कर रहा है तो उसको ओवर टाइम दो। ओवर टाइम वर्ड आप सबने सुना होगा, सबने सुना है ओवर टाइम वर्ड, है ना। ओवर टाइम मिलता है तो अगर कोई सादा काम कर रहा है तो उसको ओवर टाइम दो। कोई बीच में ही भाग जा रहा है, डेली हाफ डे, चलो 1-2 बार इग्नोर कर दिया जाता है महीने में, लेकिन डेली कर रहा है तो उसकी कटौती भी होनी चाहिए। वही चीज यहाँ पे बोली गई है। तो इन सबके अपने क्या है, एक अपने रूल्स हर फर्म के अंदर होते हैं, क्लियर। उन रूल्स के हिसाब से जो है कंपनी वो काम करती है। आगे देखते हैं, वेज पेमेंट प्लान्स, मजदूरी भुगतान योजनाएं क्या है वो एक बार समझ लीजिए। तो नियोक्ता द्वारा कर्मचारियों को उनकी सेवाओं के लिए भुगतान करने के लिए उपयोग की जाने वाली विधियों को मजदूरी भुगतान योजनाएं कहते हैं। यानी कि जो जिस पर्सन ने आपके लिए काम किया, आप उसको किस योजना के अनुसार पे कर रहे हैं। कोई कोई योजना बहुत फायदेमंद होती है वर्कर के लिए, उसको ज्यादा पे कराती है, और कोई कोई योजना नुकसानदायक होती है, ऐसा वर्कर्स को लगता है।
लगता है ना कि मैंने बहुत काम किया और ये मुझे कुछ भी नहीं दे रहे, है ना, ये तो मेरा इस्तेमाल कर रहे हैं, मुझे तो ये चीज पता ही नहीं थी, है ना। बाद में याद आता है 10-12 साल के बाद, फिर सोचते हैं अब क्या करें। एक चीज तुम्हें बताता हूँ, इस चीज से मुझे याद आ गया। जब मैंने बीटेक किया था, तो बीटेक करने के बाद जब मैंने कंपनीज में इंटरव्यूज दिए, और मुझे आज सोचता हूँ जब मैं ये बना रहा था इसकी पीपीटी, मुझे हंसी आ रही थी उस बात पर कि मुझे बहुत सारी कंपनीज ने रिजेक्ट किया। रिजेक्ट क्यों किया? रिजेक्ट होने का सिर्फ एक पॉइंट था कि हमें एक्सपीरियंस्ड पर्सन चाहिए, एक्सपीरियंस लाओ, एक्सपीरियंस लाओ। एक बात बताओ, जून में मेरा बीटेक पूरा हुआ और अगस्त तक मेरी डिग्री आ गई, है ना, मैं कहाँ से आपका एक्सपीरियंस लेकर के आता, है ना। मुझे हंसी आती है, गधों को इतनी अकल नहीं है कि कोई फ्रेशर, किसी ने अभी बीटेक किया है, ग्रेजुएट हुआ है, वो कहाँ से आपका जो है वो एक्सपीरियंस लेकर के आएगा मार्केट में, है ना। ये चैनल अगर बड़ा होता, इतना मैंने सोचा हुआ है कि अगर चैनल अपना बहुत बड़ा होता है और इसमें और लोग आकर के जुड़ते हैं, तो मैं फ्रेशर्स को पहले मौका दूंगा इसमें, चाहे वो टेक्निकल के लिए हो, चाहे वो कंटेंट क्रिएशन के लिए हो। तो इसमें हमेशा फ्रेशर्स को पहले मौका दिया जाएगा। एक्सपीरियंस्ड को तो कहीं भी जॉब मिल जाती है, फ्रेशर बेचारा बहुत परेशान होता है। और एक बात बताता हूँ आपको, जो आप जैसे लोग होते हैं ना, फ्रेशर्स, जिन्हें अभी अभी मार्केट का नहीं मालूम है, वो बहुत मेहनती होते हैं, बहुत मेहनत करते हैं एक्सपीरियंस से ज्यादा, क्योंकि एक्सपीरियंस को पता होता है चोरी कहाँ करनी है, टाइम कहाँ बचाना है, कहाँ काम नहीं करना है। फ्रेशर्स बेचारा बहुत मेहनत करता है, ये बात मैं कहता हूँ। अब वेजेस जो पेमेंट प्लान्स हैं, उनके कुछ प्रकार हैं, उनके कुछ टाइप्स हैं। क्या है? पहला देखो, किस किस तरीके से, जो हमने अभी स्कीम्स की बात की है, उसमें किस किस तरीके से हम अपने जो वर्कर्स हैं उनको पे कर सकते हैं। तो पहला, हम आर्ली रेट्स के हिसाब से पे कर सकते हैं, प्रति घंटा दर के हिसाब से। दूसरा, सैलरी, वेतन के हिसाब से। तीसरा, पीस रेट, प्रति आइटम के हिसाब से, कमीशन के हिसाब से, और बोनस प्लान्स के। अभी एक एक करके इनको पढ़ते हैं कि क्या चीजें हैं। 5 पॉइंट आप दिमाग में रख लीजिए, मैं इधर लिख देता हूं ताकि हमारे ध्यान में रहेंगे, ठीक है ना बेटा। अब अच्छे से पढ़ते रहो, टेंशन मत लो बिल्कुल। एग्जाम आने वाले हैं, तब तक कंप्लीट कर लेंगे इसको, ठीक है। आर्ली रेट्स के हिसाब से, सैलरी के हिसाब से। मैं भी ये चाहता हूं ना, तुम लोग जल्दी जल्दी चैनल पे इतने सारे हो जाओ कि मैं जॉब छोड़ दूं। मुझे लिटरली, मेरा अब वहां मन नहीं लगता, क्योंकि मेरे ऊपर एक प्रेशर रहता है, बच्चों की कमेंट्स आती है कि सर जल्दी कंप्लीट करिए, जल्दी, और मैं वहां फंसा रहता हूँ। मजबूरी में कभी कभी मुझे इतना अफसोस होता है कि यार काश मैं सिर्फ ये कर रहा होता, या मैं इतना स्टेबल चैनल से होता कि मैं सिर्फ चैनल चलाता, तो मैं बहुत कुछ आपके लिए कर पाता उस पर। तो कोशिश करो जल्दी जल्दी यार करा दो उसको। इतने सारे शेयर किया करो, इतना शेयर किया करो कि बच्चे और भी जुड़ते जाएं साथ में। और अपने जूनियर से भी प्लीज आप जो है वो शेयर करें, ताकि आपके जाने के बाद वो भी इस चैनल से पढ़ पाए। कमीशन, बोनस, ये 5 पॉइंट आप लिख लीजिए अपनी कॉपी में। आर्ली रेट्स, सैलरी, पीस रेट्स, कमीशन और बोनस। अब समझो इसको एक एक करके कि ये क्या चीजें हैं। अर्ली रेट्स क्या है? अर्ली रेट्स बेसिकली प्रति घंटा दरें, कि आप किसी को ओवर टाइम पे कर रहे हैं, घंटों के हिसाब से आप पैसा दे रहे हैं किसी को। किसी ने 1 घंटा काम किया तब भी दे रहे हैं, किसी ने 2 घंटा काम किया तब भी दे रहे हैं, या फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो घंटों के हिसाब से ही काम करते हैं। जैसे सबसे बढ़िया एग्जाम्पल बताता हूं तुम्हें, आप क्रेन को मंगाइए या बुलडोजर मंगाइए, जेसीबी आती है ना, जेसीबी को बुला लीजिए, उससे आप पूछेंगे, वो घंटों के हिसाब से पैसे लेते हैं। तो वो इसी प्लान पे काम करते हैं, 700 रुपए घंटा, 800 रुपए घंटा, इस तरीके से आप कितना ही काम करा लीजिए, 1 घंटे का पैसा इतना है। क्लियर? तो प्रति घंटा की दर से कामगारों को काम किए गए प्रत्येक घंटे के लिए एक निश्चित राशि का भुगतान किया जाता है। दूसरा आता है सैलरी, वेतन, कि भाई आप कितना ही काम कर लो, आपको इतना ही पैसा मिलेगा। आपकी सैलरी 15,000 है, 15 ही मिलेगी, 20 है, 20 मिलेगी, 50 है, 50 मिलेगी। क्लियर? वो ना बढ़ेगी ना वो घटेगी। अगर आप छुट्टी नहीं की तो वो एक अलग केस है। क्लियर? तो काम किए गए घंटों की संख्या की परवाह किए बिना वेतन कर्मचारियों को एक निश्चित राशि का भुगतान किया जाता है, उसको क्या बोल देते हैं हम? सैलरी बोल देते हैं। तीसरा, प्रति पीस। प्रति पीस का मतलब क्या है? इसके नाम से ही समझो कि सपोज ये मार्कर है, मैंने कहा मैं आपको 2 रुपए मार्कर दूंगा, जितने मार्कर आप बना सकते हो बना लो 1 महीने में। तो आपने कहा ठीक है सर, आपने ये 500 जो है वो
मार्कर बना दिए, तो 500 मार्कर कितना मैं आपको पे करूंगा, 1000 रुपए पे करूंगा। ठीक है, क्लियर है। इसको पीस रेट के हिसाब से पे करते हैं। ठीक है, तो पीस रेट कामगारों को पूरे किए गए काम की प्रत्येक पीस यानी कि आइटम के लिए एक निश्चित राशि का भुगतान करता है। उसके बाद आता है कमीशन। कमीशन जैसे परसेंटेज दे दिया, जैसे बीमा एजेंट्स को दिया जाता है कि तुम जितने बीमा करोगे उसका इतना परसेंट तुम्हें मिल जाएगा। तुमने 1 लाख का बिजनेस हमें दिया तो हम आपको 10% देंगे, यानी कि 10,000 रुपए हम आपको दे देंगे। क्लियर। तो कमीशन कर्मचारियों को उनके द्वारा की गई बिक्री का कुछ प्रतिशत भुगतान करता है, जैसे बीमा एजेंट्स। उसके बाद बोनस प्लान। बोनस प्लान क्या होते हैं? बोनस कर्मचारियों को एक विशिष्ट लक्ष्यों या उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए अतिरिक्त पैसों का भुगतान करता है। जैसे कोई आपके पास कर्मचारी है, काम कर रहा है, वो आपको पता है कि वो कैपेबल है। आपने कहा कि मैं तुम्हें 1 लाख रुपए का टारगेट दे रहा हूं, अगर तुमने इस टारगेट को पूरा कर लिया तो मैं तुम्हें 5,000 रुपए बोनस दूंगा। तो वो क्या करेगा? वो जी जान से मेहनत करेगा इस 1 लाख वाले टारगेट को पूरा करने के लिए। और कंपनीज अगर 98,000 रुपए भी रह गया ना तो कंपनी पैसा नहीं देती, ये ध्यान रखना। कंपनी पैसा नहीं देती, आपको 1 लाख रुपए करना है, 1-10 अगर तुमने कर दिया तब भी 5 ही देगा, तब 5.5 नहीं देगा। क्लियर। आगे देखते हैं। आगे होता है आपका इंसेंटिव प्लान्स। अब इंसेंटिव प्लान्स क्या है? जो आपकी प्रलोभन या प्रोत्साहन योजनाएं हैं वो क्या है, वो एक बार देखते हैं। इंसेंटिव को इंसेंटिव ही याद रखना है, क्योंकि इंसेंटिव एक ऐसा वर्ड है, जब आप कॉर्पोरेट में काम करेंगे, जब आप प्राइवेट जॉब करेंगे तो इंसेंटिव वर्ड बहुत जरा आप सुनते हैं। ठीक है, मैं भी एक प्राइवेट कंपनी में हूं, तो हमारे यहाँ भी बहुत ज्यादा इंसेंटिव बनता है लोगों का। क्लियर। इंसेंटिव प्रलोभन या प्रोत्साहन स्वरूप से कुछ देना, कर्मचारियों को बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रेरित करने और प्रोत्साहित करने के लिए प्रदान किए जाने वाले पुरस्कार को इंसेंटिव कहते हैं। वही सेम कि भाई मुझे आप 1 लाख रुपए का बिजनेस दे दो, मैं आपको 10% इंसेंटिव दूंगा या 5% इंसेंटिव दूंगा। तो 1 लाख का 10% कितना हो गया? 10,000 रुपए। तो वो 10,000 रुपए के लिए बहुत मेहनत करता है। अगर उसकी सैलरी 15,000 है, उसने टारगेट पूरा कर लिया, 1 लाख रुपए का बिजनेस उसने दे दिया, 10,000 रुपए और मिल गए तो 25,000 रुपए महीना वो कमा लेगा। तो इसीलिए जो पर्सन है वो और ज्यादा मेहनत करता है। किसके लिए करता है? इंसेंटिव के लिए करता है। किसके लिए करता है? इंसेंटिव के लिए करता है। इस वर्ड को बार बार बोलना, प्रोत्साहन मत लिखना। प्रोत्साहन कहीं यूज भी नहीं होता है, इस्तेमाल होता है इंसेंटिव। तो इंसेंटिव को याद रखना है। कई बार के प्रोत्साहन हैं जिनका उपयोग नियोक्ता अपने कर्मचारियों को प्रेरित करने और पुरस्कृत करने के लिए कर सकते हैं। तो इंसेंटिव बहुत टाइप का होता है। पहला इंसेंटिव मॉनेटरी इंसेंटिव्स होते हैं। दूसरा इंसेंटिव नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव्स होते हैं। मॉनेटरी इंसेंटिव्स बेसिकली वो इंसेंटिव होते हैं बच्चों जिसमें हम पैसे देते हैं कि आपने काम किया, मैंने आपको कुछ परसेंट का पैसा दिया। नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव्स कौन से होते हैं? जिसमें पैसा नहीं दिया जाता और कुछ दिया जाता है। अभी बताऊंगा क्या क्या दिया जाता है। परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव्स जो परफॉर्मेंस पे बेस्ड है, और ग्रुप इंसेंटिव जो समूह को मिलते हैं। अब इन पांचवा है आपका इंडिविजुअल इंसेंटिव, उसके बाद स्टॉक ऑप्शंस, फिर आता है बेनिफिट इंसेंटिव्स। अब ये साथ के साथ हम एक एक करके देखेंगे और पढ़ेंगे। देखो मॉनेटरी इंसेंटिव जो है, नाम से पता चल रहा है आपका मौद्रिक प्रोत्साहन। मुद्रा क्या होती है? मुद्रा होती है मनी, पैसा। तो मॉनेटरी इंसेंटिव्स क्या है? ये ऐसे प्रोत्साहन है जिनमें कर्मचारियों को अतिरिक्त पैसा देना शामिल है, जैसे कि बोनस, लाभ संरक्षण योजना, कमीशन। ये सब किसके अंतर्गत आ गए? आपके इस मॉनेटरी इंसेंटिव में आ गया। बोनस भी आ गया आपका, आप कमीशन भी आ गया। ये सब किसके अंडर आ गए? आपके मॉनेटरी इंसेंटिव्स के अंडर आ गए। दूसरा नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव्स क्या है? जो गैर मौद्रिक प्रोत्साहन है, जिसमें पैसा नहीं है। इसमें क्या शामिल है? जैसे सीधा पैसा ना देके क्या दे देते हैं? प्रमाण पत्र दे दिया, सर्टिफिकेट दे दिया, ट्रॉफी दे दी, कोई ट्रिप दे दी घूमने के लिए कि जाओ घूम करके आ जाओ, छुट्टी दे दी कि भाई आपने बहुत टाइम से छुट्टी नहीं ली, लो हमारी तरफ से 2 दिन की छुट्टी लो, बच्चों को नानी के घर लेकर के जाओ। ठीक है। उसके बाद आता है तीसरा परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव्स। तो प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन क्या है? ये ऐसे प्रोत्साहन है जो कर्मचारियों के प्रदर्शन से जुड़े होते हैं। उदाहरणों के में विशिष्ट बिक्री लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए बोनस या प्रदर्शन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए पदोन्नति शामिल है। ठीक है। तो परफॉर्मेंस बेस्ड है, जैसे जैसे आपकी परफॉर्मेंस बढ़ती जाएगी आपका जो इंसेंटिव है वो भी बढ़ता जाएगा। आगे देखते हैं ग्रुप इंसेंटिव्स, समूह प्रोत्साहन जो पूरे ग्रुप को मिलते हैं।
ये ऐसे प्रोत्साहन है जो एक व्यक्ति के बजाय कर्मचारियों के समूह के प्रदर्शन पर आधारित होते हैं, जैसे लेबर इंसेंटिव, है ना। उदाहरणों में प्रॉफिट शेयरिंग योजनाएं या टीम आधारित बोनस शामिल है। क्लियर। आगे देखते हैं पांचवा। पांचवा आता है आपका इंडिविजुअल इंसेंटिव। ये जो एक किसी व्यक्तिगत प्रोत्साहन है, किसी एक पर्सन को दिया जा रहा है, उसकी परफॉर्मेंस पे डिपेंड कर रहा है, वो क्या कर रहा है, जितना वो कर रहा है उतना उसे मिल रहा है। तो ये ऐसे प्रोत्साहन है जो एक व्यक्तिगत कर्मचारी के प्रदर्शन आधारित पे है, जैसे कमीशन भुगतान, प्रदर्शन बोनस या फिर पदोन्नति शामिल है। क्लियर। प्रमोशन वगैरह। स्टॉक ऑप्शन। स्टॉक विकल्प क्या है? ये प्रोत्साहन है जो कर्मचारियों को कंपनी में स्टॉक को रियायती दर पर या मुआवजे के पैकेज के हिस्से के रूप में खरीदने की अनुमति देते हैं। वो क्या है? स्टॉक ऑप्शन क्या है? ऐसे समझो इसको, जैसे आपकी कंपनी जो है वो बिस्किट की कंपनी है, बिस्किट बेचती है, ठीक है। अब आपने कहा कि सर मुझे भी कुछ बिस्किट खरीदने हैं, तो अगर वो सबके लिए 10 रुपए का पैकेट है तो आपको 8 रुपए का मिल जाएगा, ठीक है। उसको बोल देते हैं स्टॉक ऑप्शंस। आपको वो चीज सस्ती मिलेगी आपकी कंपनी की। बेनिफिट इंसेंटिव्स कौन से हैं? लाभ प्रोत्साहन कौन से हैं? ये प्रोत्साहन है जो कर्मचारी लाभ में सुधार के लिए डिजाइन किए गए हैं, ऐसे जैसे कि स्वास्थ्य बीमा, जीवन बीमा, आवास की सुविधा। ये सब क्या है? आपके कौन से इंसेंटिव्स हैं? बेनिफिट इंसेंटिव्स हैं। आपने अपने जो वर्कर्स हैं उन्हें फ्लैट दिए हुए हैं रहने के, है ना, कंपार्टमेंट्स दिए हुए हैं, या फिर उनका जीवन बीमा, उनका लाइफ इंश्योरेंस कराया हुआ है, स्वास्थ्य बीमा, उनका हेल्थ इंश्योरेंस कराया हुआ है। तो ये सब वो बेनिफिट्स हैं जो आपके इंसेंटिव्स के अंडर आते हैं। कौन से इंसेंटिव्स? बेनिफिट इंसेंटिव्स के अंडर आते हैं। आगे देखते हैं आपके इंसेंटिव्स और फॉर इनडायरेक्ट लेबर। अब इनडायरेक्ट लेबर क्या है पहले वो समझो, और डायरेक्ट लेबर क्या है वो समझो। डायरेक्ट लेबर वो लेबर है जो पर्सन डायरेक्टली कोई चीज बना रहा है, कार्य कर रहा है, मशीन पे खड़ा है। दूसरा इनडायरेक्ट लेबर कौन सी है? जैसे आपका एडमिनिस्ट्रेटिव हो गया, आपका मैनेजमेंट हो गया, ठीक है, जो बैक ऑफिस में बैठा है, जो ऑफिस में बैठा है लेकिन कंट्रोल इधर कर रहा है। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट लेबर में आपको फर्क समझ में आया। दूसरा, इनडायरेक्ट लेबर के लिए क्या है? इंसेंटिव्स। प्रत्येक श्रम के लिए प्रोत्साहन योजनाएं उन कर्मचारियों के लिए अवार्ड और रिकॉग्निशन कार्यक्रम होते हैं जो निर्माण प्रक्रियाओं में सीधे योगदान नहीं देते हैं। निर्माण कार्य जो प्रक्रिया है उनमें सीधे आपका रोल उनका नहीं होता, किसका? इनडायरेक्ट लेबर का, लेकिन दूसरे तरीकों से सहायता करते हैं, जैसे निरीक्षण, सुपरवाइजर, आपका ऑफिस स्टाफ, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ। ये सब इनडायरेक्ट लेबर में आते हैं और इनका इंसेंटिव ज्यादा बनता है डायरेक्ट लेबर से। ध्यान रखना, जो आपका ऑफिस में बैठा ना उसका जो इंसेंटिव है वो ज्यादा होगा, बहुत ज्यादा होता है, मतलब सोच भी नहीं सकते आप, इतना ज्यादा होता है। प्रत्येक श्रम के लिए प्रोत्साहन योजनाओं के कुछ उदाहरण है यहाँ पे। क्या क्या है? सेफ्टी इंसेंटिव हो गया, अटेंडेंस इंसेंटिव हो गया, क्वालिटी कंट्रोल इंसेंटिव हो गया, एफिशिएंसी इंसेंटिव हो गया, कस्टमर सर्विस इंसेंटिव है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम है, और आपका रिकॉग्निशन प्रोग्राम है। अब इनको एक एक करके देखते हैं और इस चैप्टर को हम फिनिश कर देंगे। क्लियर। अब देखो सेफ्टी इंसेंटिव कौन सा इंसेंटिव है? तो सुरक्षा इंसेंटिव की कैटेगरी में ही आता है। ये कार्यक्रम उन कर्मचारियों को पुरस्कृत करते हैं जो लगातार सुरक्षा प्रोटोकॉल और प्रक्रियाओं का पालन करते हैं। तो सेफ्टी इंसेंटिव क्या है कि भाई कोई पर्सन है वो अपना भी ध्यान रख रहा है, साथ साथ दूसरे का भी ध्यान रख रहा है, सेफ्टी का बहुत ध्यान दे रहा है, किसी को चोट नहीं लगने दे रहा, तो उसको जो है प्रोत्साहित करने के लिए जो इंसेंटिव दिए जाते हैं वो कौन से इंसेंटिव्स होते हैं? सेफ्टी इंसेंटिव्स की कैटेगरी में आता है। अटेंडेंस इंसेंटिव, छुट्टी नहीं कर रहा है, 26 अगर 4 आपके वीक मंथली ऑफ है तो 4 ही 4 वीकली ऑफ है, 4 ही वीकली ऑफ ले रहा है, मतलब संडे की छुट्टी ले रहा है, मंडे टू सैटरडे आ रहा है, तो उसको क्या है भाई आप अप्रिशिएट कर सकते हैं कि आपकी उपस्थिति बहुत अच्छी है, आपकी अटेंडेंस बहुत अच्छी है, आप डेली आते हैं। क्लियर। थर्ड, क्वालिटी कंट्रोल इंसेंटिव। क्वालिटी कंट्रोल इंसेंटिव स्कीम्स बेसिकली ये क्या कर रहे हैं? ये आपके कार्यक्रम गुणवत्ता नियंत्रण मुद्दों की पहचान करने और रिपोर्ट करने वाले कर्मचारियों को पुरस्कृत करते हैं। क्लियर। जो क्वालिटी को कंट्रोल कर रहा है, क्वालिटी को बढ़ा रहा है, उसको उस पर्सन को इंसेंटिव देता है। ठीक है। एफिशिएंसी इंसेंटिव, दक्षता, जो दक्षता को बढ़ा रहे हैं भाई, और ज्यादा अच्छे से। पिछले महीने अगर उसने जो है वो 10 कंपनी को 1 लाख का काम करके दिया, इस महीने 1.5 लाख का करके दे रहा है, तो उसको जो है वो इंसेंटिव मिलना चाहिए। नए नए तरीके खोजते हैं काम करने के वो लोग, नए नए तरीकों से काम करते हैं, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाते हैं, तो कंपनी उन्हें जो है प्रोत्साहित करती है। समझ में आ रहा है कैसे काम करना है?
अब देखो कस्टमर सर्विस इंसेंटिव क्या है। कस्टमर सर्विस इंसेंटिव कौन सी होते हैं, जैसे आपकी कंपनी में सीआरएम होते हैं, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजर होते हैं, कस्टमर केयर मैनेजर होते हैं, रिलेशनशिप मैनेजर होते हैं, ठीक है, जनरल मैनेजर होते हैं, वर्कशॉप मैनेजर्स होते हैं। उनका काम क्या है, उनका काम यही होता है कि वो जो है कस्टमर को सेटिस्फाई करें, कस्टमर को सेटिस्फाई करें और उनको इस चीज का क्या मिलता है, इंसेंटिव मिलता है। क्लियर, कि एक भी कंप्लेन जनरेट नहीं हुई तो क्या हुआ, आपको इंसेंटिव दिया जाएगा। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम, तो ये कार्यक्रम कर्मचारियों को नए कौशल और ज्ञान विकसित करने के अवसर प्रदान करते हैं, जो उन्हें अपने काम को बेहतर ढंग से करने और अपने करियर में आगे बढ़ने में मदद करते हैं। तो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, जैसे ट्रेनिंग पे भेज दिया, हम बहुत बहुत जगह पे मैं भी जाता रहता हूँ, कभी मुंबई जाता हूँ, कभी नोएडा जाता हूँ, कभी कहीं जाता हूँ, कभी कहीं। तो क्यों होता है ये, इसीलिए होता है कि भाई हमें एक जो है रेस्ट भी मिल जाता है और साथ साथ हमारी ट्रेनिंग, हमारी स्किल्स को भी और ज्यादा बेहतर बना दिया जाता है, ताकि जब हम वापस आए तो किसका फायदा हो, कंपनी का फायदा हो, हम उसको और भी अच्छा बिजनेस दे पाए। इसीलिए कंपनी क्या कराती है, आपकी जो है वो ट्रेनिंग्स कराती है। रिकॉग्निशन प्रोग्राम्स, ये कार्यक्रम असाधारण प्रदर्शन प्रदर्शित करने वाले कर्मचारियों के लिए सब्जेक्ट मान्यता और प्रशंसा प्रदान करते हैं, जो मनोबल और प्रेरणा को बढ़ावा देने के में मदद कर सकते हैं। तो रिकॉग्निशन प्रोग्राम से सम्मान प्रोग्राम रखा आपने, सबके लिए सबको इकट्ठा किया, सबको ट्रॉफी दी, सबको अप्रिशिएट किया कि आई आपने बहुत अच्छा काम किया। एप्रिसिएशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी इंडस्ट्री में। अगर आप डिमोटिवेट करते रहेंगे, तेरे से कुछ नहीं हो रहा तो करता ही नहीं है, तो वो एक ना एक दिन कहेगा भाई तू ही कर ले, तू चला ले अपनी कंपनी, में जा रहा हूँ। क्लियर, तो सबको अप्रिशिएट करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो ये चैप्टर आपका फिनिश हो गया। यहाँ पे चैप्टर नंबर 6 वेजेस एंड इंसेंटिव्स क्लियर हुआ। मुश्किल तो नहीं लग रहा है। अगर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करो अभी तक अगर नहीं किया है, और भी स्टूडेंट से अपने कॉलेज ग्रुप में शेयर करो, जितना शेयर आप कर सकते हैं उतना कीजिए। आपका जो 6 चैप्टर है वही फिनिश हो चुका है। 7 चैप्टर तुरंत इसके बाद आएगा, आपका स्टोर मैनेजमेंट इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का। टेलीग्राम से इसके नोट्स डाउनलोड करना मत भूलना, टेलीग्राम पे नोट्स अवेलेबल है। इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लेना, कोई क्वेश्चन हो वहां से पूछ सकते हो। तो बच्चों मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।